आइए हम उत्तर वैदिक काल के बाद के समय के बारे में देखते हैं। उस समय राज्य और नए साम्राज्य कैसे बनते थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा हमने पहले पढ़ा गौतमीपुत्र सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। जैसे एक वाक्य का एक अंश हम देखें तो जो योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। आगे हम देखें तो वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रतिमाह प्रपितामह पितामह यानी परदादा, दादा और दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, जिससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। हम विक्रम संवत के बारे में जानें तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजयों के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान तथा अंतिम शक शासक को पराजित किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा है। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनकी दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे। पल्लवों का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा रचित प्रशिस्त से जानकारी मिलती है। इसमें उनको पूर्वजों, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्त के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने राजा
पल्लव के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स बना रहा। प्रशासन के प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। संभवतः वहाँ वे स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों जैसे प्रधान लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। कुछ सेना नायक को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनको कुछ भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। कहीं कहीं शासक दुर्बल होते थे। ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक कार्य करती थी। उस जमाने में आम लोग कैसे जीवन जीते थे, आइए देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक कुछ नाटकों तथा कुछ स्रोतों से मिलती है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के बारे में चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतला, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम की कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया है, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे, छू जाने के किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। यह एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण है। आइए देखते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनके हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, आसबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इन विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुराही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वह दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा वह जानवरों को चारा भी देते थे। वह राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि वे अपनी शिकायत अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर यह सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी।
ये उस समय का एक सजीव चित्रण है। हमने देखा उस समय की राज्य व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, गुप्त सातवाहनों का समय। आगे हम आगे का इतिहास देखेंगे। धन्यवाद।